मेरा नाम डॉक्टर नीति है। मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं मुंबई शहर के पास के ही एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की हूँ। हमारे गांव की नर्स प्रीति, जो बगैर बच्चेदानी के औरतों के बच्चे पैदा किया करती है, अब तक वो नर्स 100 से भी ज़्यादा बच्चे पैदा कर चुकी है। लेकिन ये सच जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मेरे गाँव का एक सच्चा वाकया है। मेरा नाम डॉक्टर नीति है। मैं मुंबई के जाने माने अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मेरे माता पिता ने मेरा बहुत साथ दिया, यहाँ तक कि मेरी बहुत मदद भी की। मैं मुंबई के पास के गांव में ही पली बड़ी और वहीं पर मेरा जन्म हुआ था। मगर मेरी पढ़ाई की वजह से मेरे पिता को अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ी और हम मुंबई शहर आ गए। मेरे पिता की माँ ने, यानी कि मेरी दादी ने, मरते हुए मेरे पिता से एक वादा लिया था कि मेरी पोती को डॉक्टर ज़रूर बनाना। तो इसी वादे को पूरा करने की खातिर मेरे पिता ने अपनी ज़मीनें बेची और मेरी महंगी महंगी फ़ीसें भरते रहे। मुझे अपने माँ बाप की कुर्बानियों का पूरा एहसास था। उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया था, शायद उनके बिना मैं कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती। इसीलिए मैं अस्पताल से घर वापस जाते ही पहले अपने माँ बाप का हालचाल पूछती थी, उनसे आशीर्वाद लेती और फिर उसके बाद कोई और काम करती थी। मैं तो खाना भी उन्हीं के साथ खाती थी। मुझे इतना पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने के बदले मेरे माँ बाप का सिर्फ एक ही ख्वाब था कि मैं अपने गांव के मरीजों के लिए भी कुछ करूं। माता पिता के कहने पर मैंने एक दिन ऐसा करना शुरू भी कर दिया था, जिस दिन मैं अपने गांव के गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करती थी। गांव वाले खुश होकर मेरे माता पिता को बहुत दुआएं देते थे, तो मुझे लगता था कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। गांव की ज़्यादातर औरतें बच्चे होने का इलाज करती थीं और मैं उनका इलाज बहुत अच्छे से किया करती थी। जो औरत बांझ होती उसका तो इलाज मुमकिन ही नहीं होता था, मगर जिसको थोड़ी बहुत परेशानी होती मैं उसका इलाज शुरू कर देती थी। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी हो गई और मुझे अपने पति के घर में शिफ्ट होना पड़ा। मगर अब मैंने हर महीने एक बार गांव में कैंप लगाना शुरू कर दिया था, जहां मैं और मेरे पति दिन भर मरीजों को देखते और उनका इलाज करते। कभी कभी एक दो और डॉक्टर भी शौक शौक में चले आते थे। न सिर्फ मेरे गांव बल्कि आसपास के गांव के लोग भी आ जाते थे। ये सिलसिला मेरे माता पिता और उनके अच्छे आशीर्वाद और उनकी दुआओं का नतीजा था। मेरे माता पिता की मौत का दुख मेरे लिए बहुत ही बड़ा झटका साबित हुआ। एक पल में ही मेरी दुनिया थम गई। कई महीनों तक मैं संभलने की कोशिश करती रही थी। उन्हीं दिनों मेरे पति को लंदन में स्पेशलाइजेशन के लिए जाने का मौका मिला, तो मजबूरी में मुझे भी जाना पड़ा। अपने माता पिता का वादा याद था मुझे कि अपने गांव वालों के इलाज में कोई कसर मत छोड़ना। इसलिए जाने से पहले मैंने गांव वालों को कहा था कि वो मेरी दोस्त डॉक्टर अंजना से फ्री में इलाज करवा सकते हैं। मैंने सोचा था कि अपनी उस दोस्त को हर महीने उन मरीजों के इलाज के लिए पैसे भेज दिया करूंगी। इस काम से राज़ी होकर हम दोनों लंदन आ गए। वहाँ हमने आज से 5 साल गुजार दिए। मेरे पति का यही काम करने का इरादा था कि अब बाकी की ज़िंदगी हम यहीं गुजारें, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर यहाँ बहुत अच्छा रहता। मगर मेरा कहना था कि यहाँ बहुत काबिल डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे देश को हमारी ज़रूरत है, हमें वापस जाना चाहिए। फिर हम 6 साल बाद अपने देश वापस लौटे। बहुत कुछ बदल चुका था। हम दोनों ने एक अस्पताल में जॉब शुरू कर दी। एक दिन मेरे पास एक औरत इलाज के लिए आई। उससे मैंने उसकी जानकारी पूछी। तब मुझे पता चला कि वो मेरे पिता की दूर की भांजी थी और उसका बचपन भी मेरे गांव में ही गुजरा था। मैं उसको देखकर चौंक गई थी। उससे थोड़ी और बात हुई तो पता चला कि हम बचपन में एक दूसरे के साथ काफ़ी खेला करते थे। मुझे एक अरसे बाद किसी अपने को देखना बहुत अच्छा लगा था। वो अब मुंबई में ही रहती थी। उसका नाम विनीता था। उसकी शादी 4 साल पहले हो चुकी थी, मगर अभी तक उसकी कोई औलाद नहीं हुई थी। मैंने उसके और उसके पति के टेस्ट किए। रिपोर्ट आई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि विनीता की बच्चेदानी में ट्यूमर था और ये ट्यूमर पिछले 4 सालों से उसके पेट में बढ़ रहा था। अगर उसको जल्दी से ना निकाला जाता तो वो जानलेवा कैंसर बन जाता। मैंने विनीता को सारी बात बताई और उसको आगाह किया और कहा, हमें इलाज करना होगा और तुम्हारी बच्चेदानी को निकलवाना होगा। वो बेचारी बहुत रोई थी। वो कहने लगी, अगर ये निकाल दी गई तो मैं बच्चे पैदा करने की हालत से महरूम हो जाऊंगी, मगर उसकी जान बचाने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी था।
हमने विनीता का ऑपरेशन करके उसकी बच्चेदानी निकाल दी और विनीता हमेशा के लिए बांझ हो गई। मुझे उसके लिए बहुत दुख हुआ था, मगर मैं इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। विनीता से मिलकर मुझे अपने गांव का ख्याल आया और मैं उस डॉक्टर से मिलने गई जिसे मैंने अपने गांव के मरीजों के फ्री इलाज की दरख्वास्त की थी। फिर मैं कुछ दिन बाद अपने गांव गई और वहां जाकर मैंने डॉक्टर अंजना से फ़ोन पर बात की। उन्होंने मुझे एक बहुत ही हैरत अंगेज़ बात बताई और कहने लगी, तुम्हारे जाने के 1 साल बाद तो तुम्हारे गांव से लोग इलाज के लिए आते रहे, मगर जैसे धीरे धीरे साल बढ़ते चले गए कोई भी औरत इलाज के लिए नहीं आई। ये बहुत हैरत अंगेज़ बात थी। क्या गांव की औरतों ने बच्चे पैदा करने छोड़ दिए, या फिर अब उनको डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत ही नहीं रही? मैंने सोचा कभी गांव का चक्कर लगाऊंगी तो इस मामले के बारे में सब कुछ पता करूंगी, लेकिन मैं अपने रूटीन में व्यस्त हो गई। ये 2 साल बाद की बात थी। अचानक मुझे रास्ते में विनीता अपने पति के साथ जाती हुई नजर आई। उसकी गोद में 1 साल का बच्चा भी था। मैंने हैरानी से सोचा, ये तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, फिर ये बच्चा इसके पास कैसे आया? मेरे दिमाग में आया, हो सकता है इसने कहीं से बच्चा गोद ले लिया हो। विनीता मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई और ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले गई और उसने मुझे चाय को कहा। थोड़ी बहुत बातें हुई। उसके बाद मैंने अपने वहम को ख़त्म करते हुए आखिरकार इस बच्चे के बारे में पूछ ही लिया। विनीता, तुमने ये बच्चा किससे गोद लिया है? क्या अपने बहन भाइयों में से किसी से लिया है? विनीता कहने लगी, अरे मैं क्यों गोद लूँगी ये बच्चा मेरा अपना है, मेरा सगा बच्चा है। विनीता की ये बात सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गई थी कि उसको ये क्या हो गया है, कहीं इसका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। मैंने कहा, विनीता, तुम्हारी तो बच्चेदानी निकाल दी गई थी, तो तुम बच्चे कैसे पैदा कर सकती हो? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, दीदी यही तो बात है। जब आपने मुझे बताया था कि मेरी बच्चेदानी निकाल दी गई है तो मेरी तो दुनिया ही अंधेर हो गई थी। 1 साल पहले हम दोनों शादी में अपने गांव गए थे, तो वहां जाकर मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई थी। मालूम हुआ कि वहां एक नर्स है, उसका नाम शीला है, जो बग़ैर बच्चेदानी के भी बच्चे पैदा कर सकती है। इससे पहले भी उसने काफ़ी बच्चे पैदा किए हैं। गांव की औरतों की तो मौज लगी हुई है। अब कोई बांझ औरत गांव में नहीं बची। विनीता की बात सुनकर मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने हैरत से कहा, एक बांझ औरत कैसे बच्चा पैदा कर सकती है, जबकि उसकी बच्चेदानी तो निकल जाती है? विनीता, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी। मेडिकल साइंस में ऐसा होना नामुमकिन है। विनीता कहने लगी, दीदी मैं ठहरी अनपढ़ औरत, मुझे ये आपकी डॉक्टरी का कुछ नहीं पता। इतना मालूम है कि वो नर्स इलाज करती है, और कसम खाकर कहती हूँ कि वो 100% माता पिता का सगा बच्चा ही होता है। मैंने कहा, हो सकता है उसने तुम्हें कहीं से बच्चा लेकर दे दिया हो और तुमसे कह दिया हो कि ये बच्चा तुम्हारा है। मगर विनीता तो मेरी बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। कहने लगी, नहीं दीदी, ये मेरा सगा बेटा है। मैंने अफसोस से उसको देखा। कोई नर्स उसे पागल बना रही थी, और वो बन भी गई थी। भला जिस औरत की बच्चेदानी निकाल दी गई हो, वो बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? ज़रूर इस नर्स ने इसे किसी का बच्चा दे दिया होगा। मगर विनीता तो जिद लिए बैठी थी कि वो गर्भवती भी हुई थी और उसने खुद ये बच्चा पैदा किया है। मैं किसी भी हाल में उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। मैं उसकी तरह अनपढ़ होती तो आंखें बंद करके उसकी बातों पर यकीन कर लेती, मगर जाहिर है कि मैं एक जानी मानी डॉक्टर थी और जानती थी एक बांझ औरत किसी भी हाल में बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। मैंने किसी बहाने से चोरी चोरी उसका और उसके बच्चे का बाल काट लिया कि जाकर उसका डीएनए टेस्ट करूंगी तो उससे पता चल जाएगा कि ये उसकी अपनी औलाद है या नहीं। उसने बताया था कि उस नर्स ने उसका इलाज किया था और उसके बदले उसने पूरे 5 लाख रुपए दिए थे। मैंने अस्पताल जाते ही उनका सैंपल डीएनए के लिए भिजवा दिया। जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ गई मैं बेचैन होती रही। मुझे पता था कि वो बच्चा विनीता का हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं बस सबूत ले जाकर उसको दिखाना चाहती थी। मगर जब रिपोर्ट्स मेरे हाथ में आई तो मैं दंग रह गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने बार बार रिपोर्ट्स को देखा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझसे पढ़ने में कोई गलती नहीं हुई थी। क्या ये कोई अजूबा था? लेकिन फिर याद आया कि विनीता ने बताया था कि वो नर्स 100 बांझ औरतों के बच्चे पैदा कर चुकी है। ये कोई अजूबा तो नहीं हो सकता था, ये तो कुछ और ही था।
मैं जो बड़े घमंड में थी कि विनीता को सच्चाई साबित करके ही रहूंगी कि ये उसका बच्चा नहीं है। मेरा सारा जोश झाग की तरह बैठ गया था और मैं सोच में पड़ गई थी कि ये कैसे हो सकता है। मैं हर दिन यही सोचती रहती कि बिना बच्चेदानी के आखिर बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। आखिर वो नर्स औरतों को गर्भवती किस तरह करती है, उसका तरीका आखिर क्या हो सकता है। मुझे महसूस हुआ कि मुझे खुद इस मामले की तह तक जाना चाहिए। मैंने एक दिन की छुट्टी ली और गांव जाने के लिए अपना सामान पैक किया। मेरे साथ मेरे बच्चे भी जाने लगे और हम गांव के लिए फ़ौरन ही निकल गए। काफ़ी समय से बच्चे भी ज़िद कर रहे थे कि मम्मा हमें भी गांव देखना है। मैंने सोचा उन्हें भी साथ ले जाऊं। मैं वहां गई तो वहां के सभी लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैं तो असल में वहां पर नर्स शीला से मिलने गई थी। मेरा इकलौता मकसद वही नर्स थी। इसलिए बातों ही बातों में मैंने अपने रिश्तेदारों से कहा कि मैंने सुना है यहाँ कोई नर्स रहती है जो बिना बच्चेदानी के बच्चे पैदा करती है। क्या ये बात वाकई सच है? मेरे रिश्तेदार कहने लगे, हाँ, डॉक्टर प्रीति ऐसी ही है। वो बड़ी काबिल नर्स है। जिन औरतों में खराबी हो जाती है वो उन औरतों का इलाज करती है और फिर उन्हें गर्भवती भी करती है। अब तक 100 से भी ज़्यादा बच्चे पैदा कर चुकी है। यहाँ हमारे गांव में और आसपास के गांव की औरतों ने भी डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया है। सब इसी के पास जाते हैं। मैंने कहा, मुझे कोई इस नर्स से मिलवा सकता है? मैं उस नर्स से मिलना चाहती हूँ। वो मुझे अपने साथ उस नर्स के घर में ले गई, मगर उसके घर पर ताला लगा हुआ था। फिर मैंने उसके पड़ोस वाली औरतों से उसके बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वो अभी 10 मिनट पहले ही किसी ज़रूरी काम से गांव से बाहर गई हैं। मुझे शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो मेरे आने की खबर सुनकर चली गई हों ताकि वो मेरा सामना न कर सके। मैंने उस पड़ोसन से पूछा, वैसे क्या इस नर्स को पता था कि गांव में एक डॉक्टर आई हुई है? वो हंसकर कहने लगी, दीदी, इस नर्स को क्या बल्कि पूरे गांव को पता चल चुका है कि शहर से एक पढ़ लिख कर हमारे गांव के जमींदार की डॉक्टरनी बेटी आई हुई है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ज़रूर वो नर्स मेरी खबर सुनते ही गांव से फरार हो गई है। मैं 3-4 दिन गांव में ही रही, मगर वो नर्स नहीं आई। गांव के साधारण लोगों का ब्रेन वॉश करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए मैं मायूस होकर वापस लौट आई, क्योंकि उसके इंतज़ार में मेरे काम का बहुत हर्ज हो रहा था। उधर शहर से मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहे थे। सोचा कि फिर कभी उससे मुलाकात ज़रूर करूँगी। मैं अपने कामों में शहर आते ही बिज़ी हो गई। एक दिन मेरी कॉलोनी की एक औरत मेरे पास आई और उसका नाम सीमा था। उसकी स्थिति भी विनीता जैसी ही थी। उसकी यूट्रस यानी बच्चेदानी में कैंसर था, जिसकी वजह से बच्चेदानी उसके शरीर से निकालनी पड़ी थी। एक औरत संसार में अपनी औलाद के दम पर पूरी हो जाती है। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद भी माँ बनना होता है। अगर किसी औरत से उसका ये हक किसी वजह से छीन लिया जाए तो उस बेचारी की ज़िंदगी अपनी ही नज़रों में बेवजह हो जाती है। जो औरत माँ नहीं बन पाती उनको इस दुनिया के ना जाने किस किस इल्ज़ाम का सामना करना पड़ता है। इस औरत की भी यही हालत थी। वो बहुत बुरे हाल में थी और मेरे सामने आकर रो रही थी। कुछ दिनों बाद मैं घर से अस्पताल जाने के लिए निकल रही थी कि वो भी मुझे अपने घर से निकलती हुई दिखाई दी। उसके हाथ में एक बैग था और वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने उसको आवाज़ देकर पूछा कि तुम इतनी जल्दी में सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? वो मेरे पास आकर कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मेरे घर काम करने वाली एक नौकरानी ने मुझे किसी नर्स के बारे में बताया है जो कि मुंबई के ही एक गांव में रहती है। सुना है वो बगैर बच्चेदानी के इलाज करके बच्चे पैदा करवा देती है। ये सुनकर मैं चौंक गई। तो सीमा भी वहीं जा रही थी। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा, चलो ठीक है सीमा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मगर तुम किसी को ये नहीं बताओगी कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तुम इस नर्स को ये कहना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। वो हैरान हुई कि मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ। वो मुझसे कहने लगी, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मेरे साथ चल सकती हो। मैंने सीमा के साथ वहाँ जाने का फ़ैसला इसीलिए किया था क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं फिर डॉक्टर की हैसियत से गाँव गई तो वो नर्स फिर से कहीं चली जाएगी और मेरा सामना नहीं करना चाहेगी। इसलिए उससे मिलने का ये बहुत ही बेहतरीन हल था कि अपनी पहचान छुपाकर मैं उससे मिलूं। हम दोनों गांव की तरफ रवाना हो गए। मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था ताकि गांव की कोई भी औरत मुझे पहचान न सके।
मैं उसे लेकर सीधा उस नर्स के घर की तरफ आई। हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो कुछ औरतें एक एक करके कमरे में जा रही थीं। मैंने अपना नंबर आने का इंतज़ार किया और जब हमारा नंबर आ गया तो मैंने सीमा को अंदर जाने का इशारा करते हुए खुद भी उसके साथ अंदर चली गई। सामने ही नर्स की यूनिफॉर्म में एक औरत बैठी हुई थी जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। सीमा ने उसे अपने बारे में बताया। उसकी बात सुनकर वो नर्स कहने लगी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, लगभग 10 लाख रुपयों का खर्चा आएगा, अगर मंजूर है तो बताओ। सीमा ने कहा कि ठीक है, जितने पैसे आप कहोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे बता दीजिए मुझे क्या करना है। वो नर्स देखने से ही बहुत शातिर और चालाक लग रही थी। कहने लगी, उसमें कोई ऐसा खास तरीका नहीं है, बस 2 महीने लगातार आपको अपना इलाज करवाना है। 2 महीने के बाद आप गर्भवती हो जाएंगी और 9 महीने बाद अपना बच्चा पैदा कर लोगी। सीमा तो ये बात सुनकर ही बहुत खुश हो गई थी, मगर मैं जो पहले से ही उस औरत पर शक में पड़ी हुई थी, अब मैं और भी ज़्यादा दंग रह गई। उसकी बातें हरगिज़ भी मानने वाली नहीं थी। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था कि ठीक 2 महीने बाद कोई भी औरत गर्भवती हो जाएगी, वो भी ऐसी औरत जिसके पास बच्चेदानी ही नहीं हो। नॉर्मल और ठीक औरतों के बारे में भी हम डॉक्टर्स इतने यकीन से नहीं कहते, लेकिन ये नर्स तो बहुत ही यकीन के साथ कह रही है। मैंने पूछा, इसकी क्या गारंटी है कि आप जो कह रही हैं वो सच है? नर्स बोली, मुझे 10 साल हो गए हैं बच्चे पैदा करते हुए और 3 साल हो गए हैं बांझ औरतों का इलाज करते हुए। अब तक मैं 100 से भी ज़्यादा बच्चे पैदा कर चुकी हूँ। मैंने अगला सवाल किया कि आपने बांझ औरतों का इलाज का कोर्स कहाँ से, मतलब किस अस्पताल वगैरह से किया है? वो मेरा सवाल सुनकर एक लम्हे के लिए घबरा गई, फिर मुंह बनाकर कहने लगी, मैडम, अगर आपको मेरी काबिलियत पर शक है तो जाइए किसी और से इलाज करवा सकती हैं। गांव में सारी बांझ औरतें मेरी वजह से ही आज अपनी औलाद को गोद में खिला रही हैं। चाहे तो किसी का भी डीएनए करवा कर देख लो, आपको उन सबकी सगी औलाद ही मिलेगी। मगर मुझे लगता है कि आप नहीं चाहती कि आपकी बहन के औलाद हो। जो शक करते रहते हैं वो सारी उम्र खाली हाथ ही रह जाते हैं। उसकी इतनी बातें सुनकर सीमा बहुत जज्बाती हो गई और कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे आप पर किसी तरह का कोई भी शक नहीं। ये लीजिए आप 2 लाख रुपए एडवांस। मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला और सीमा ने जल्दी से अपने पर्स से पैसे निकालकर उस नर्स के हवाले कर दिए और नर्स ने सीमा का टेस्ट करने के लिए उसके बाजू में से खून निकाला और 3 दिन बाद उसको आने को कहा। हम दोनों बाहर आ गए तो मैंने सीमा को कहा, सीमा, तुम इतनी जल्दी उसकी बातों में कैसे आ सकती हो? थोड़ी मालूमात करने के बाद तुम्हें पैसे देने चाहिए थे। सीमा कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मेरे पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं, बस मेरे पास कुछ नहीं है तो वो औलाद है। मुझे तो अपनी औलाद ही चाहिए और डॉक्टरों के पास जाकर मैंने देख लिया, नतीजा आपके सामने ही है। एक बार उस नर्स पर भी एतबार करने दीजिए। मैंने उस नर्स का मकान अच्छी तरह देखा था। वो छोटा सा 2 कमरों का मकान था जिसमें कमरों के बाहर छोटा सा आंगन था और एक तरफ किचन और वॉशरूम। जिस कमरे में वो बैठी हुई थी सिर्फ वहाँ ही मुझे कुछ थोड़ी बहुत दवाइयाँ वगैरह रखी हुई नज़र आ रही थी, मगर ये तो आम सी बीमारियों यानी नज़ला, ज़ुकाम और बुखार वगैरह की दवाइयाँ थीं। गर्भावस्था से संबंधित कोई भी दवाई मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आई और ना ही कोई और ऐसी सहूलियत। तो फिर इसने खून का टेस्ट क्यों किया था? अगर किया भी था तो बस ऐसे दिखाने के लिए ही सैंपल ले लिया था। मुझे तो सीमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे इतनी जल्दी पैसे ना देती तो मैं उसे बातों ही बातों में कुछ न कुछ उगलवाने में कामयाब हो जाती और कुछ नहीं तो उससे उसकी डिग्री ही दिखाने को कह देती। लेकिन इसमें बेचारी सीमा की कोई गलती नहीं थी। वो बेचारी तो औलाद के प्यार में उसको पाने के लिए अंधी हो गई है। लोगों की बातों से तंग आकर इंसान कोई ना कोई कदम उठाने पर मजबूर हो ही जाता है। मैंने ये सोचा था कि बस गांव की औरतें ही बेवकूफ़ और सीधी होती हैं, मगर सीमा जैसी पढ़ी लिखी भी इन बातों पर यकीन कर रही थी। और जब यही बात मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो कहने लगी, प्लीज़ डॉक्टर नीति, मैं कौन सा गलत काम कर रही हूँ? किसी पंडित बाबा के पास तो जंतर मंतर या झाड़ फूक के लिए नहीं जा रही ना, एक नर्स के पास ही तो आई हूँ। उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैं चुप कर गई। मगर मैंने सोच लिया था कि 3 दिन बाद फिर से उसके साथ जाऊंगी, लेकिन इससे पहले ही मुझे एक ज़रूरी कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करने के लिए अपने देश से बाहर जाना पड़ गया। वहाँ साथ ही मुझे मौका मिला कि मैं 7 महीने की इंटर्नशिप करूँ।
तो मैंने उस मौके से फ़ायदा उठा लिया। उस दौरान मैंने सीमा को मैसेज करके कहा था कि मेरे आने तक सब्र कर ले, मगर उससे सब्र नहीं हो सका था। कुछ महीनों बाद उसने अपनी तस्वीर मुझे भेजी तो मैं ये देखकर चौंक गई थी। उसका बड़ा हुआ पेट। मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। उसका पेट देखने से ही वो गर्भवती लग रही थी। उसने मुझे एक अस्पताल की रिपोर्ट भी भेजी जिनके मुताबिक वो गर्भवती थी। मैंने तो सर पकड़ लिया कि ये कैसे मुमकिन है। उस नर्स ने ये क्या चक्कर चलाया था। मुझे यही तो जानना था कि वो औरतों को गर्भवती कैसे कर रही थी। 1 महीने बाद सीमा ने अपने बच्चे की तस्वीर भेजी, साथ में डीएनए रिपोर्ट भी थी। उसका वॉइस मैसेज आया हुआ था जिसमें उसने कहा था, डॉक्टर आपकी तसल्ली के लिए डीएनए करवाया ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये मेरी ही औलाद है। मैंने जल्द ही हिंदुस्तान जाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ तो बहुत गलत हो रहा था जिसको रोकना बहुत ज़रूरी था। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि उस नर्स की हकीकत मालूम करूं। मैंने अब की बार उसके पास जाने का फ़ैसला किया। जब मैं सीमा के साथ गई थी तो मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था ताकि मुझे कोई पहचान न पाए, लेकिन अब मैंने सोचा था अब पहचानने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी इतने साल गुजर गए थे। मैंने उसको जाकर 2 लाख रुपए दिए। मैंने उसको कहा मेरी औलाद नहीं हो रही है, तो वो कहने लगी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी तो तुम बच्चों की माँ बन जाओगी। मेरा ब्लड लेकर उसने मुझे 3 दिन बाद आने को कहा। जब मैं 3 दिन बाद गई तो एक अस्पताल का एड्रेस लिखकर उसने मुझसे कहा कि अस्पताल में अपने पति के साथ आ जाना। ये टेस्ट तुम दोनों पति पत्नी का होगा, तभी मैं तुम्हें दवाई दूंगी। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने इस टेस्ट पर नज़र दौड़ाई तो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ। मैंने घर जाकर अपने पति को सारी बात से आगाह किया कि वो नर्स क्या करती फिर रही है। मेरी सारी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे, वैसे तो मैं दिल का डॉक्टर हूँ, लेकिन ये बात तो मुझे भी हैरान कर रही है कि वो औरतों को ऐसी कौन सी दवा दे रही है जो औरतें गर्भवती हो जाती हैं। तुम ऐसा करो, सीमा से मालूम करो, हो सकता है कि उसके पास उस दवाई के कवर हों। अस्पताल जाती तो टेस्ट वगैरह के नतीजे में ये राज खुल जाता। मैं तो बांझ नहीं हूँ, इसीलिए ये आइडिया अच्छा था कि मैं सीमा से पूछ लेती। मैंने सीमा को फ़ोन किया और उससे पूछा, उस नर्स ने तुम्हें जो दवाई दी थी, तुम उस दवाई का नाम मुझे व्हाट्सएप कर दो। तो वो कहने लगी कि इस दवाई का नाम तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो गोल सी देसी दवाई थी जो उसने एक कागज़ के पैकेट में डाल कर दी थी। मैं चौंक गई। गोल देसी दवाई? सीमा कहने लगी, जी हाँ, वो कोई अजीब सी दवाई थी और हफ्ते में जब भी नर्स के पास जाती थी वो भी कोई दवा खिलाती थी, लेकिन उसका रैपर उसी के पास होता था। मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी डिलीवरी अस्पताल में हुई थी? तो वो कहने लगी, नहीं, उसने खुद ही की थी। बड़ा ऑपरेशन हुआ था, मैं तो बेहोश थी। अस्पताल तो मैं वैसे ही हर महीने रेगुलर चेकअप के लिए चली जाती थी। उसकी बातें सुनकर मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था। मैंने सीमा को उसकी रिपोर्ट्स वगैरह की तस्वीरें भेजने को कहा। उसकी रिपोर्ट से मिलती जुलती रिपोर्ट बनाकर उसका प्रिंट निकाला और अगले दिन मैं फिर उस नर्स के पास चली गई। उसने रिपोर्ट देखकर मुझसे कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हारी दवाई शुरू कर रही हूँ। तुम्हें हर हफ्ते मेरे पास आना है और हर महीने इसी अस्पताल जाकर टेस्ट करवाती रहना। जब तुम्हारी डेट करीब आ जाएगी तो तुम्हें बता दूंगी। उसने मुझे गोलियों का पैकेट दिया और साथ ही अपनी दराज से एक दवा का सेशन निकाला। मैंने जल्दी से उसका नाम पढ़कर अपने दिमाग में बैठा लिया और घर पर आ गई। सबसे पहले मैंने उन देसी गोलियों का लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया तो ये जानकर दंग रह गई कि वो कोई गर्भवती करने वाली दवाई नहीं थी, बल्कि ताकत की एक ऐसी देसी गोली थी जिससे वज़न बहुत जल्दी बढ़ता था। इस काम से छुटकारा पाने के बाद जो दवाई मैंने उस नर्स के हाथ में देखी थी उसको सर्च करना शुरू किया तो वो बॉडी फैट बढ़ाने वाली दवा थी। अब सारा खेल मेरी समझ में आ चुका था। वो बगैर बच्चेदानी के बच्चे पैदा कर रही है। जब विनीता के बच्चे का मैंने डीएनए टेस्ट किया था तो मैं ये देखकर हैरान हो गई थी कि वो तो वाकई उसका अपना बेटा है। डीएनए मैच हुआ था, जबकि वो तो बच्चा पैदा करने की हालत में ही नहीं थी। एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानती थी कि आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बे औलाद लोगों की औलाद होना भी मुमकिन हो गया है। एक तरीका तो आईवीएफ कहलाता है, जिसमें मर्द के स्पर्म और औरत के अंडे लेकर उन दोनों का मिलाप किया जाता है और एक एम्ब्रियो बनाकर लैब में उसका डिस्चार्ज किया जाता है
और पूरे 9 महीने बाद इस तरह से पैदा होने वाले बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाते हैं। दूसरा तरीका सरोगेसी का है, जिसमें ये होता है कि एम्ब्रियो किसी और औरत की बच्चेदानी में रख दिया जाता है और वो औरत गर्भवती होकर बच्चे को जन्म देती है और एक सरोगेट माँ कहलाती है, जबकि बच्चे के असल माँ बाप वही होते हैं जिनसे स्पर्म लेकर एम्ब्रायो बनाया गया होता है। विनीता के बच्चे की डीएनए रिपोर्ट देखकर मैं समझ गई थी कि वो नर्स ज़रूर उन्हीं में से कोई तरीका इस्तेमाल करती होगी। हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में आईवीएफ की सहूलतें मौजूद हो गई हैं। मैं तो बहुत हैरान हुई थी, एक अकेली नर्स कैसे ये सब कर सकती है। दूसरा मेरा सबसे बड़ा और अहम सवाल ये था कि वो औरतों को गर्भवती कैसे कर रही थी। सच बताऊं तो मुझे शुरू से ही बस यही उलझन थी कि ठीक है, वो उनकी औलाद पैदा कर रही है, मगर ये तो नामुमकिन है कि बग़ैर बच्चेदानी के कोई भी औरत गर्भवती हो जाए। और इसी वजह से मुझे शक पड़ा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मामला इतना सीधा हरगिज़ नहीं है जितना मुझे नज़र आ रहा था। मुझे गर्भवती करने वाला राज जानना होता तो मैं पहले ही दिन उस नर्स को बेनकाब कर चुकी होती और सबको उसकी हकीकत बता चुकी होती। इसलिए मैंने सीमा के साथ जाने का सोचा, मगर मैं जितनी कोशिश करती गई इतनी ही इस मामले की मुझे जानकारी होती गई। मुझे बाहर जाना पड़ा, मगर जब सीमा को भी बच्चा पैदा हुआ तो मुझे जल्दी करनी पड़ी और इसीलिए मैं खुद उसके पास गई। वो जो टेस्ट लिख कर देती थी वो बांझपन का होता था। इससे उसे ये मालूम होता था कि मेरे पास जो औरत आ रही है वो वाकई बांझ है या नहीं। वो अकेली नहीं थी, बल्कि पूरा का पूरा अस्पताल इस मामले में शामिल था। यूँ तो वो मैटरनिटी अस्पताल था, मगर असल में वो आईवीएफ का सेंटर भी था। पढ़े लिखे लोग तो अपनी खुशी से आईवीएफ करवा लेते हैं, मगर उनकी तादाद बहुत कम होती है। दूसरी तरफ सरोगेसी को कुछ धर्मों में नाजायज़ बताया गया है, इसीलिए कुछ लोग ये काम करवाते हुए हिचकिचाते हैं। सरोगेसी या आईवीएफ दोनों में ही काफ़ी खर्चा आता है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। अस्पताल वालों ने कमाई की खातिर उस नर्स को गांव की तरफ रवाना किया ताकि वो बांझ औरतों को अपना शिकार कर सकें और उनके ज़रिए अपनी खूब कमाई कर सकें। गांव में लोगों के पास अपनी ज़मीनें होती हैं, इसलिए औलाद हासिल करने के उन्हें 8-10 लाख का इंतज़ाम करना होता तो कोई अपनी भैंस बेच देता तो कोई अपनी ज़मीन। इसी तरह से वो सीधे लोग बेवकूफ़ बन जाते। गांव के लोगों को अगर औलाद हासिल करने का तरीका बताया जाता तो वो कभी भी इस तरह से औलाद हासिल न करते। इसलिए उन सबका फ़ायदा इसी में था कि वो औरतों को उस धोखे में रख रही थी कि वो गर्भवती हैं। कुछ ख़ास दवाई उन औरतों को दी जाती जिससे वो मोटी होना शुरू हो जाती। इसके अलावा भी कुछ 1-2 दवाइयाँ और जिससे उन्हें लगता कि वो वाकई गर्भवती हैं। अस्पताल वाले उन पति पत्नी से स्पर्म लेकर आईवीएफ के ज़रिए या सरोगेसी के ज़रिए इनके बच्चे पैदा करवा देते। औरत बेहोश होती, इसलिए उसे कुछ पता नहीं होता। वो नर्स ही इसको बच्चा लाकर देती और कहती कि दवा खाओगी तो धीरे धीरे पेट कम हो जाएगा। इस तरह एक कानूनी काम गैर कानूनी तरीके से करके और लोगों को धोखा देकर करने की वजह से वो सब पकड़े गए और उनका राज खुल गया। नर्स समेत अस्पताल के सारे ग्रुप को जो भी उसमें शामिल था उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल को सील कर दिया गया। उन सबको जेल हुई। पिछले 3 सालों से काम जारी था और आखिर में मेरी वजह से ये फ्रॉड बंद हुआ। इंसान को लालच में इतना आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि कानूनी और गैर कानूनी की तमीज़ ही भूल बैठे। इन सब ने भी यही किया था। ज़्यादा कमाई के लालच में उन्हें सिर्फ वक्ती तौर पर फ़ायदा मिला और आखिरकार अब वो सब सलाखों के पीछे थे और उन सब की ज़िंदगी तबाह हो गई। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। दूसरों को धोखे का शिकार करके जब सच्चाई सामने आती है तो ऐसी अंधी कमाई करने से इंसान खुद की नज़रों में भी गिर जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।